नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का भूगोल विषय। लेसन 1 से हम स्टार्ट कर चुके हैं और लेसन 1 का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है लाइन बाय लाइन तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास, तो आपके सामने चैनल आएगा और उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाइए। वहां पे आपको इस बुक के सभी लेसनों की वीडियोज मिल जाएंगी। लेसन 1 से लेके लेसन 7 लास्ट तक पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से, तो आप कंप्लीट बुक वहां से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आज का हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस अध्याय के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। तो संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, ये कहता है कि जो संसाधन है ना वो मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संसाधन वो चीजें होती हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करती है। यदि संसाधन ही नहीं होंगे तो आपकी कोई आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपके पास पेन है, लिख नहीं पाएंगे आप। अगर नोटबुक नहीं होगी तो आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसने कहा कि मनुष्य के विकास के लिए जो जीवन यापन के लिए जो संसाधन है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है भी। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है भी। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो क्या है जीवन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बात करूं, हवा है, ऑक्सीजन है, अति आवश्यक है भी। ठीक है, मूल संसाधन है ये, इसके बिना तो आप जीवित भी नहीं रह सकते। आपका खाना पीना है भी, ठीक है, तो उसके बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो आपके लिए अति आवश्यक नहीं लेकिन आवश्यक है ताकि आपके जीवन में गुणवत्ता आए। जैसे आपका पढ़ना लिखना है, ठीक है, तो अगर ये पढ़ाई लिखाई अगर आपके जीवन में नहीं होंगी ना, अगर पढ़ने लिखने वाली चीजें नहीं होंगी या तो आपका जीवन क्या होगा, गुणवत्ता पूर्वक नहीं होगा। आप क्या है कि पशुओं की भांति ही रहेंगे, जैसे पशु रहते वैसे ही। और जो बहुत सारी चीजें जैसे आपका कैमरा है, आपका बोर्ड है, ये आपका पेन है, ये अन्य संसाधन है। तो आपको अति आवश्यक और आवश्यक जो आपकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं वो संसाधन आपको पता चल चुका होगा कि अति आवश्यक संसाधन कौन से हैं और गुणवत्ता वाले संसाधन कौन से हैं जो आपके जीवन के स्तर को बढ़ाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, कि ऐसा माना जाता था कि जो संसाधन है ना वो प्रकृति की निःशुल्क देन है। निःशुल्क मतलब किसी प्रकार का हमें कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता, हमें चीजें फ्री में मिलती हैं। और फ्री में मतलब निःशुल्क मतलब साथ में एक चीज और समझनी होगी, और ये समझते थे कि ये बहुत ज्यादा है, कभी समाप्त नहीं होंगी और इनको प्रयोग करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज हम मानते थे। ये चीज होने के कारण क्या हुआ कि मानव ने अंधाधुंध इसका प्रयोग उपयोग कर दिया, क्योंकि मानव सोचता था कि ये तो फ्री है, ठीक है, और ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो मानव ने क्या कर दिया, अंधाधुंध इनका क्या कर दिया, उपयोग करना शुरू कर दिया। अब अंधाधुंध उपयोग कर दिया जिसके कारण क्या हुआ, निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से या फिर बहुत ज्यादा प्रयोग से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, तो वो समस्याएं आपको यहाँ से समझनी है। कुछ व्यक्तियों ने लालच व संसाधनों का हवास किया, मतलब उनको नष्ट किया, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रयोग किया। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अथवा अमीर और गरीब बट गया। तो इसने कहा कि संसाधन क्या हो गया कि कुछ ही लोगों के दो हिस्सों में बट गया। भी एक वो लोग जिनके पास संसाधन थे और एक वो लोग जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो संसाधनों पे कब्जा जिन्होंने नहीं किया। जिन लोगों ने संसाधनों पे कब्जा कर लिया वो क्या हो गए, अमीर हो गए, और जिन्होंने कब्जा नहीं किया वो क्या हो गए, गरीब हो गए। तो आपका समाज दो हिस्सों में बट गया, एक आपका संसाधन संपन्न बोल सकते हैं आप, संसाधन विहीन बोल सकते हैं, दूसरा जिनके पास संसाधन नहीं है, या फिर अमीर या गरीब बोल सकते हैं भी। तो वो क्या है, संसाधन संपन्न। आपसे पूछ सकता है कि संसाधन संपन्न से क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं। तो मतलब संसाधन संपन्न से मतलब है कि संसाधनों की अधिकता होना भी।
संसाधनहीन आपको अमीर और गरीब में बट गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से मतलब अंधाधुंध प्रयोग करने से कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। अभी अब ये क्या है वैश्विक पारिस्थितिकी कि वैश्विक पारिस्थितिकी है कि सभी चीज जैसे आपकी प्रकृति है, आपकी जलवायु है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, सभी एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं। ठीक है कि आपके पेड़ पौधे हैं वो आपके जंगलों में रहते हैं, जंगलों से उन्हें आश्रय मिलता है और वो पौधों के परागकण एक दूसरे से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं आपकी। ठीक है तो क्या कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मौसम, सब सारी चीजें प्रकृति की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है तो इस प्रकार से क्या है कि उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र भी। ठीक है लेकिन इससे क्या हो गया, जब पेड़ों की कटाई हुई तो क्या हुआ, जीव जंतुओं को हानि पहुंचेगी। ठीक है आपका वातावरण प्रदूषित होगा तो उसी को बोला गया है पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि, ये सारी समस्याएं आपकी उत्पन्न हुई संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से। तो ये समस्याएं आपको मेनली याद करनी है। भूमंडलीय तापन क्या होता है? तो भूमंडलीय तापन होता है कि पृथ्वी का कुछ तापमान है जो लगातार रहता है कि अगर हम ओवरऑल तापमान देखें पृथ्वी का तो 34-35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है लेकिन जब प्रदूषण बढ़ा, आपकी गैसेज और ज्यादा मात्रा में बढ़ी जो उष्मा को स्टोर करके रखती हैं, तो पृथ्वी का तापमान था वो क्या बढ़ने लगा, औसत तापमान, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। आज हम इतने जरूरत है इसलिए इसके बारे में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो पहली समस्याएं आपकी है कि इसमें क्या है कि एक तो संसाधनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। ठीक है और या तो ये तो बात ही थी आपकी कि संसाधनों के दुरुपयोग से क्या हानियां हुई, क्या समस्या उत्पन्न हुई कि एक तो आपका समाज दो हिस्सों में बट गया, एक संसाधन संपन्न और एक संसाधन विहीन, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है। ठीक है दूसरा और भी कुछ आपकी समस्याएं उत्पन्न हुई, भूमंडलीय तापन। अगर आप ये लिख देंगे ना, अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे लिखना चाहते हैं कि कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, ये इसके उदाहरण है। मेन बात क्या है जो आपको लिखनी है, वो आपको लिखनी है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। ठीक है मतलब और भी बहुत सारी समस्याएं हैं और वो संकट किस प्रकार का है, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, और इसके कारण और भी समस्याएं जैसे आपकी सुनामी वगैरह है ना, खनन संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन आपको एक वर्ड शब्द याद रखना है, ये वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया। इसी में आपकी ये सारे जो समस्याएं हैं वो आ गई। अगर ये आपको याद नहीं रहता तब आप इनकी तरफ जा सकते हैं कि पर्टिकुलर नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है क्या हो गया है, एक तो समाज दो हिस्सों में बट गया है, एक संसाधन संपन्न और एक संसाधन विहीन। अगर ये याद नहीं रहते तो आप संसाधन दो समाज जब दो हिस्सों में बट गया, जिन लोगों के पास संसाधन है वो अमीर हो गए और जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है वो गरीब हो गए। दूसरा है एक पारिस्थितिक संकट भी, क्या है, वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। ठीक है और उदाहरण में आप लिख सकते हैं। अगर ये भी याद नहीं रहता फिर आप लिखेंगे इसके कारण निम्न समस्याएं भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से क्या हानियां हैं, क्या संकट पैदा हुए, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से आप कल्पना, आप ये मतलब ये क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप आप खुद से कर सकते हैं, आपके लिए खास इंपॉर्टेंट भी नहीं, मतलब आपके आसपास के लोगों से आपको बात करनी है कि संसाधन क्या है, किस प्रकार से हम उसको प्रयोग करें, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पे एक शब्द है कि न्याय संगत बंटवारा भी, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। न्याय संगत मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतना मिले भी। ठीक है तो मतलब न्याय संगत बंटवारा मतलब आवश्यकता के अनुसार बंटवारा हो भी।
ठीक है। अब देखिए हम कोई चीज बांट रहे हैं, यदि एक बच्चे को बहुत ज्यादा दे दे, एक बच्चे को बिल्कुल भी न दे, तो हम ये कहेंगे न्याय संगत आपने काम नहीं किया। एक बच्चे को बहुत ज्यादा दे दिया, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतना मिले, इसको बोला गया है कि न्याय संगत बंटवारा। या आप बोल सकते हैं मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में आवश्यकता अनुसार बंटवारा आवश्यक हो गया, कि न तो किसी को ज्यादा मिले न किसी को कम मिले। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसने कहा यदि कुछ ही लोग संसाधनों का प्रयोग करेंगे या फिर कुछ ही देश है वो संसाधनों का प्रयोग करेंगे, तो हमारे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। इसलिए इसने कहा है कि हमें क्या करना है कि हर तरह के जीवन, मतलब चाहे वो कोई मानव जीवन है, चाहे आपका प्राणी जगत है, उनकी भलाई के लिए हमें क्या है कि संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से हमें करना है, किस प्रकार से संसाधनों का हमें उपयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो उसके लिए योजना बनाना अति आवश्यक है। और इसी को हम बोलते हैं संसाधन नियोजन, मतलब कि संसाधनों का प्रयोग करने की प्लानिंग बनाना, ठीक है, कि उसकी क्या बनाना हमें योजना भी, उसको बोलते हैं नियोजन। जो हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन, मतलब कि संसाधनों का किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है उसके बारे में योजना बनाना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। तो आपके पास एक नई परिभाषा आएगी यहाँ पे, सतत पोषणीय विकास भी, ये भी। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, और 99% स्टूडेंटों को नहीं पता होता, जैसे कि आप में से भी नहीं पता होगा 99% लोगों को कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ लीजिए, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए भी, अब हम पढ़ेंगे जो सतत पोषणीय विकास है वो आपका क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी अलग से एक हेडिंग बना के दे रखा है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सतत पोषणीय विकास बता देता हूं कि आपको संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि आपकी भी आवश्यकताएं पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे भी। तो इस प्रकार से जो विकास के जो कार्यक्रम है उसको हम बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास की हमारी भी आवश्यकताएं पूरी होती रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी क्या है कि संसाधनों की कमी न हो, मतलब उनके लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे, इसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखवा रखा है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है, क्या है ये अब समझिए आप, कि आपको वैसे तो पता है कि हमें संसाधनों का विकास के लिए संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि हमारी जरूरतें भी पूरी रहें और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें, बचे रहें। ये नहीं है कि आपने अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न आप छोड़े, तो ऐसा विकास आपको नहीं करना है। अब देखिए सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। एक लाइन और ऐड कर दी कि हमें पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, हमारी आवश्यकताओं को भी पूरी करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधन बचाकर रखना है। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। इसमें यही बता रखा है कि आपको लाइन समझने में दिक्कत, लेकिन मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया कि वर्तमान विकास की प्रक्रिया, कि हमारा जो विकास है ना ये भी चलती रहे कि जिस प्रकार से भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, कि हमें इस प्रकार से वर्तमान विकास नहीं करना है कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकता की अवहेलना, मतलब उनकी आवश्यकता न पूरी हो। तो आपको शॉर्ट में संक्षेप में जो हमें आसान शब्दों में याद करिए कि हमें सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि हमें इस प्रकार से विकास करना है कि पर्यावरण को हम प्रदूषित न करें, पर्यावरण को हम नुकसान न पहुंचाए,
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। तो इस प्रकार के विकास को हम बोलते हैं सत पोषणीय आर्थिक विकास। टाइम इसलिए लिया है ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। चीजें क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका, मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि आपसे वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कब हुआ? 1992 में भी 1992 में ये सम्मेलन हुआ था कि जिस प्रकार से सभी देश, मतलब जिन देशों के पास संसाधन थे ना, वो उनका अंधाधुंध प्रयोग करने लगे थे और फिर जो विश्व के कुछ लोग थे बात करने लगे थे कि हमें इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। तो विश्व के ज्यादातर देशों के लोग, वहां पे लोग नहीं, राष्ट्र के अध्यक्ष, क्योंकि प्रतिनिधि वही होते हैं जो अध्यक्ष ने कह दिया वो पूरा देश बोल रहा है, वो पूरे देश की बात मानी जाती है। तो 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरो में, पंचम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि जो पृथ्वी सम्मेलन वो कहाँ हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ। ठीक है, कौन से देश में हुआ? ब्राजील में। शहर पूछे, रियो डी जेनेरो में हुआ, 1992 में हुआ, जून में हुआ था। सम्मेलन का आयोजन था कि हमें किस प्रकार से, ठीक है, वो क्यों इकट्ठा हुए थे? तो उनका आयोजन था विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था कि विश्व में जो पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से करना है और हमें किस प्रकार से हम आर्थिक विकास कर रहे हैं ना, तो उसके कारण क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो आपको बताया था पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। ठीक है, उससे निपटने के लिए कि पृथ्वी का जो विश्व तापन है वो बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इन समस्याओं को निपटने के लिए वो इकट्ठा हुए थे। तो इसने कहा कि इन नेताओं ने ना भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब उन्होंने क्या किया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा था कि पूरे संसार का, ठीक है, और जैविक विविधता क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है ना, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, मतलब जीवित प्राणियों की विविधता, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों को प्रिंसिपल पर सहमति बनाई और 21वीं सदी में सतत पहुंचने विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। मतलब एजेंडा 21 मतलब 21 कोई नियम या कानून बनाए गए। ठीक है, ठीक है, मतलब कि 21वीं शताब्दी था ना, इसको नाम दिया गया एजेंडा 21। उसमें क्या थे, कुछ नियम व कानून थे या कुछ लक्ष्य रखे गए कि हर देश को इस प्रकार से काम करना होगा। ठीक है, तो सभी देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए और ये आपका एजेंडा 21 के बारे में की एक घोषणा है कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया गया था ये एजेंडा 21। ठीक है, ये आपको बात पता है। इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय तक पोषणीय विकास हासिल करना, कि हमें इस प्रकार से विकास करना है जो आपको बताया था, किस तक पोषणीय विकास, कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, वातावरण को नुकसान न पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन क्या है, बचे रहे। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय स्थिति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इसमें क्या है कि इस प्रकार के रूल्स बनाए गए या नियम बनाए गए हैं जिसका उद्देश्य क्या है कि समान हितों, मतलब अगर जिसको जो चीज की जरूरत है वो उस देश को दी जाए भी। ठीक है, ये नहीं एक देश में कोई संसाधन है तो वही देश अकेला उनका प्रयोग करेगा भी। पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, मतलब पूरा विश्व आपस में सहयोग करेगा, जो जो देश शामिल है वो उसके अनुसार क्या एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और किससे निपटेंगे? पर्यावरणीय स्थिति, जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उसको गरीबी से और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे कि उसको किस प्रकार से सतत पोषणीय आर्थिक विकास करना है। ठीक है, मेन एजेंडा यही था कि जब हम आर्थिक विकास कर रहे हैं वो हम किस प्रकार से करें, किस तक पोषणीय आर्थिक विकास के अनुसार हम क्या करें, हमारा विकास करें, संसाधनों का प्रयोग करें। अब आपका संसाधन नियोजन क्या है
संसाधन नियोजन आपको बता दिया था। नियोजन होती है प्लानिंग, कि संसाधनों का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये हमें प्लानिंग करनी है। इसमें आता है संसाधन नियोजन, कि किस प्रकार से संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, विवेकपूर्ण मतलब समझदारी से उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब कोई भी काम कीजिए उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब नियोजन होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। चाहे कोई भी काम करें उसके लिए एक आपके पास प्लानिंग मतलब नियोजन आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति, सर्वमान्य मतलब सबके द्वारा मान्य, सभी इस पे सहमत है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, इसने कहा कि भारत जो देश है ना, उसमें जो संसाधनों की उपलब्धता है उसमें बहुत ज्यादा विविधता है। विविधता मतलब अलग अलग है, कहीं पे कोई संसाधन है, कहीं पे कोई संसाधन है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा मात्रा में है। आप आगे जानेंगे किस प्रकार भारत में संसाधनों में विविधता है। और यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता, मतलब एक ऐसा राज्य मिलेगा जहां पे वो संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कि एक संसाधन तो एक राज्य में बहुत ज्यादा है और एक की बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं समझा देता हूँ आपको, ये आपके दो राज्य है, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। ये आपका ए राज्य है, ये आपका बी राज्य है। यहाँ पे मान लेते हैं कि लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, लेकिन यहाँ लोहा बिल्कुल कम मात्रा में है। तो ऐसे ऐसे भारत में इस प्रकार का कि एक राज्य में एक संसाधन की बहुत ज्यादा प्रचुरता मतलब बहुत ज्यादा संसाधन है और एक में वो संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार भारत में क्या है, संसाधनों की बहुत ज्यादा विविधता है। परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण, इसने कहा कि कुछ ऐसे संसाधन हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जो जिनमें संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, मतलब वो आत्मनिर्भर हैं, उन्हें किसी दूसरे राज्य से संसाधनों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बात करें सिर्फ भारत की, और ऐसा परिप्रेक्ष्य विभिन्न देशों के रूप में भी है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि उदाहरण तौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों की प्रचुर भंडार, ठीक है। तो यदि आप देखें, आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे वन लाइनर कि किन राज्यों में कोयला पाया जाता है, आपका झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि आपके राज्य है, यहाँ कोयले बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज और कोयले। अरुणाचल प्रदेश में आएंगे, जल संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में है। अरुणाचल में क्या जल है, परंतु मूल विकास की कमी है, लेकिन वहां पे मूल विकास की कमी है, ठीक, मतलब अभी पूरी तरह ढांचे हुए आपके बने हुए नहीं है, वो प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो वहां पे क्या है कि मूल विकास की कमी है, वहां संस्थाएं अभी नहीं बनाई गई है अभी। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। जल संसाधन कहाँ थे, अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में क्या पवन और ऊर्जा संसाधन है। आपको ऊपर वाले राज्य पढ़ाए हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ खनिज और आपका कोयला ज्यादा मिलता। आपसे क्वेश्चन आएगा कोयला प्राप्त वाले राज्य बताओ, राजस्थान में किस चीज की अधिकता है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसमें किस चीज की उपलब्धता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में पूछा जाता है और बच्चे पूछते हैं सर इनको अलग से करवा दीजिए। अब मैं आपको कितने क्वेश्चन अलग से करवाऊं, तो पाठ पढ़िए आप ध्यान से, जब आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चनों का जवाब आप दे देंगे। शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग, लद्दाख का शीत मरुस्थल भी ध्यान रखना कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म व ठंडा। गर्म आपका जो मरुस्थल है वो आपका राजस्थान का थार मरुस्थल है और शीत मरुस्थल आपका लद्दाख है। अन्य भागों से बिल्कुल अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो यहाँ पे देखिए जल की भी कमी है, आधारभूत अवसंरचना मतलब जो यहाँ का जिस प्रकार से आपका उद्योग है, इस प्रकार की चीजों की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन सांस्कृतिक विरासत का ये धनी है। सांस्कृतिक विरासत मतलब कि यहाँ की जो संस्कृति है ना,
वो बहुत आपका संस्कृति में आपका आ जाएगा कि बहुत पारंपरिक मतलब साहित्य है इसका। ये चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे जो विरासत है, जो इतिहास है, वो इसका बहुत ज्यादा क्या है, समृद्ध है भी। त्योहार है इसके, ये सारी चीजें इसमें आती संस्कृति में भी। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें क्या है कि राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता, मतलब हर स्तर पर जो आपका संसाधन है ना, उनके नियोजन की हमें आवश्यकता है कि किस प्रकार से प्रयोग करना है। ये नहीं कि आपका जो राज्य जिसके पास कोयला उपलब्ध है तो वो कोयले का खुद ही इस्तेमाल करता रहे, दूसरे राज्य को संसाधन मिले ही नहीं। मतलब न्याय संगत बंटवारा बहुत ज्यादा आवश्यक है, उनके रूल और कानून, नियम व कानून बनाने आवश्यक है, संसाधन नियोजन आवश्यक है। संसाधन नियोजन किस प्रकार से होना चाहिए कि सभी की आवश्यकताएं पूरी होती रहे, ठीक है, किसी एक का संसाधनों पर अधिकार न, वो हम अभी पढ़ लेंगे इसमें। भारत में संसाधन नियोजन भी, भारत संसाधन नियोजन की एक जटिल प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना है। मतलब ये प्रमुख कार्य है। हम भारत में क्या है कि संसाधन नियोजन पे बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि भारत में संसाधन नियोजन मतलब संसाधनों के उपयोग करने का प्लान बनाना या कार्यक्रम। तो क्या एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, मतलब इस सोपान मतलब कि इस प्रकार के काम है, ये आपके स्तर है कि इस प्रकार के ये नियम इस प्रकार से हम उसमें क्या करते हैं, संसाधनों का प्रयोग करते हैं। देखिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। कि पहला काम क्या है कि देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान करना कि किस जिले में या फिर किस राज्य में कौन सा संसाधन है, वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, उनका पूरी तरह सर्वेक्षण करना, ठीक है, जांच करना, उनकी मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना। गुणात्मक मतलब कि वो संसाधन कितना बढ़िया है, ठीक है, और मात्रात्मक मतलब कितनी मात्रा में उपलब्ध करना है, ये सारी चीजें और फिर लगाना व मापन करना है। पहला काम ये है, ठीक है। तो समय सीमा हमारी 30 मिनट की हो चुकी, तो मैंने आपको बताया कि लगातार आप इतना सारा एक बार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 30 मिनट के हम पार्ट पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।